हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग मजे में होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे एक रिवीजन वीडियो लेके आए हैं और हम लोग कंस्ट्रेंट्स के बारे में, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर वेज कंस्ट्रेंट के बारे में डिस्कस कर दीजिए। ठीक, तो वेज कंस्ट्रेंट पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। वैसे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कई तरह के कंस्ट्रेंट मोशन यूज होते हैं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यूज होता है, वेज कंस्ट्रेंट होता है, नॉर्मल कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। और वेज और स्ट्रिंग मिक्स करके तो कई तरह से हम लोग कंस्ट्रेंट मोशंस पढ़ते हैं। तो बच्चों, इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे और रिलेशन कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज की वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस के बीच के। और एक दो हम लोग कंप्लीट प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रेंट मोशन का यूज कहीं भी हो सकता है। न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चन में हो सकता है इन फाइंडिंग द एक्सेलरेशंस ऑफ द बॉडी, या वर्क और एनर्जी के क्वेश्चंस में हो सकता है एनर्जी कंजर्वेशन करते वक्त आपको वेलोसिटी के रिलेशन की जरूरत पड़ सकती है ना। मोमेंटम में यूज हो सकता है, कहीं पे भी यूज हो सकता है। तो एक स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, वेज कंस्ट्रेंट। वेज से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कुछ बातें करूंगा। जैसे एक प्रॉब्लम मैं सबसे पहले उठा लेता हूं। तो एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट हर बुक में आपको मिल जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। ये एक हमारे पास वेज है जो कि थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रही है और ये एक वर्टिकल रॉड मान लीजिए इस तरह से रखी हुई है। दो फिक्स्ड सपोर्ट हैं, ठीक है। ये जो है वो दो फिक्स्ड सपोर्ट है। इस रॉड का अपना कुछ मास है, ये वेज है, इसका भी अपना कुछ मास है, ठीक है ना। तो अभी मैं पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले तो अगर ये कंप्लीट क्वेश्चन बन सकता है तो ये ऑल द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस मान लेते हैं। प्रॉब्लम में गिवन है, फ्रिक्शन भी हो सकता है। फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो एक कंप्लीट क्वेश्चन बन सकता है। इस रॉड का एक्सेलेरेशन आपको निकालना पड़ सकता है और इस वेज का एक्सेलेरेशन पूछ सकता है। वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकता है कि आपको मैं ये वाली डिस्टेंस दे सकता हूं और पूछूंगा कि जब ये रॉड ग्राउंड को हिट करेगी तब वेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग इस पे डिस्कस करने वाले हैं फटाफट बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ कि हाउ टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन। तो इसमें जो बेटा एक मेन कॉन्सेप्ट यूज होता है, सबसे पहले तो देख लेते हैं मोशन कैसा होगा यार। तो इस बॉडी की वजह से इस सरफेस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो कि वेज पे सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा और रॉड पे ऐसे लगेगा, ठीक है ना। एक्शन रिएक्शन फोर्स ये रॉड पे लग रहा है, ये वेज पे लग रहा है। इस फोर्स का जो वेज पे जो फोर्स लगेगा बच्चों, इस फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, एक वर्टिकल आएगा और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मान लेते हैं सपोज किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे इसकी वेलोसिटी v1 है, इसका एक्सेलरेशन a1, ठीक है ना। ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमने मान लिया वेज के ग्राउंड के रिलेटिव में। और चूंकि हमने इस मोशन रॉड के मोशन को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करने के लिए, ये रॉड केवल वर्टिकली मूव कर सकता है। ये दोनों फिक्स सपोर्ट है, राइट या लेफ्ट में ये रॉड नहीं जा सकती, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जब ये वेज आगे मूव करेगी बेटा, है ना, जब ये वेज आगे आएगी, तो जब ये आगे मूव करेगी तो गैप जनरेट होगा, तो ये जो रॉड है वो आपकी नीचे आएगी। मतलब इसका जो वेलोसिटी होगा या इसकी जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना। तो अब इस प्रॉब्लम में चाहे आप न्यूटन्स लॉ के रिगार्डिंग सॉल्व कर रहे हो या वर्क पावर एनर्जी के रिगार्डिंग सॉल्व कर रहे हो, तो बेटा इसमें बहुत मेन पॉइंट होता है कि आपको v1 v2 का अगर रिलेशन नहीं पता है a1 a2 का, तो आप ये मान के चलिए कि आपसे क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो चलो इसके लिए सबसे सिंपल एक कई तरीके से करते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी कर सकते हैं, इसको रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जिससे आंसर सबसे कम टाइम में आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो नॉर्मल कंस्ट्रेंट से हम लोग निकालते हैं। नॉर्मल कंस्ट्रेंट क्या कहता है? नॉर्मल कंस्ट्रेंट कहता है कि अगर दो बॉडी, इफ टू बॉडीज आर इन रेगुलर कॉन्टैक्ट, देन देयर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन along the direction perpendicular to the surface will be same, ठीक है ना।
मतलब अगर दो बॉडी, ये बॉडी जैसे जब ये बॉडी मूव करेगी वेज बेटा, तो ये बॉडी कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियस मोशन हो रहा होगा, और यहां पर हमेशा कांटेक्ट में, जब ये जैसे जैसे आगे जाएगी ये नीचे आती जाएगी, बट देयर विल बी अ रेगुलर कांटेक्ट बिटवीन द वेज एंड दिस रॉड, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि जहां कांटेक्ट सरफेस होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, दोनों की वेलोसिटी, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है। ये हमारा नॉर्मल कंस्ट्रेंट कहता है, क्योंकि हम नॉर्मल डायरेक्शन में लगाए, तो उसी से हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस सरफेस को केवल बनाऊं, तो इस सरफेस पे जो वेज है, मान लेते हैं यहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लेते हैं कांटेक्ट है, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं। तो तुम देखो वेज का जो एक्सेलरेशन हमने माना है बेटा वो a1 माना, अगर मैं इसके कंपोनेंट करूं तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये a1 साइन थीटा एंड दिस इज a1 कॉस थीटा। ये मैंने वेज के एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट कर लिए, वन इज अलोंग द सरफेस, अदर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सिमिलरली यहां पर जो रॉड का एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, ये भी मैं यहीं पे बना लेता हूं एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये रॉड का एक्सेलरेशन वर्टिकल, अगर इसमें इसके दो कंपोनेंट करूंगा तो जस्ट लाइक mg, जैसे mg इस वाले से थीटा एंगल बनाता तो ये एंगल थीटा आएगा, और mg वर्टिकल होता है। ये सिंपल कुछ बातें होती है जिससे आप डायरेक्टली एंगल निकालने का आपको हो सकता है दिक्कत ना हो। जैसे या मैं यहां पे कहीं पर भी बना सकते हो, इस पॉइंट का डाउन रॉड का जो पॉइंट होगा उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो a2 होगा। अगर मैं इसके कंपोनेंट करूंगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा होगा, तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगा वो ये वाला एक्सेलरेशन आएगा a2 cos थीटा, और ये होगा a2 sin थीटा, ये होगा a2 cos थीटा। तो तुम देख सकते हो कि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सेम होगा बेटा, मतलब a2 cos थीटा विल बी इक्वल टू a1 sin थीटा। तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू a2 अपॉन a1। सिमिलरली वेलोसिटी में भी लिख सकते हो, सेम रिलेशन v2 बाई v1 भी होगा, वेलोसिटी में भी सेम रिलेशन आएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू v2 बाई v1। तो ये एक नॉर्मल कंस्ट्रेंट, मतलब वेज कंस्ट्रेंट है, बट हम यहां पर नॉर्मल कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट लगा के इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर ये कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, सपोज ये क्वेश्चन पूरा आए, ये हमें पूरा, ये आप समझ लीजिए, अब ये अगर पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो क्वेश्चन कैसे, कुछ बातें और इसमें इंपॉर्टेंट है तो मैं वो भी डिस्कस कर देता हूं। जैसे मान लेते हैं अगर हमें पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, ठीक है ना, तो हमसे किस तरह से ये प्रॉब्लम पूछा जाएगा, या मैं एक मेथड और बता देता हूं इसमें, ये एक मेथड और इंपॉर्टेंट है, तो ये इसे आप बोल सकते हो मेथड ऑफ रिलेटिव मोशन, मेथड ऑफ रिलेटिव मोशन। चलो मैं फिर से डायग्राम बना लेता हूं, प्रॉब्लम हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। अगर बेटा इसी क्वेश्चन सेम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट मेथड भी है, पर डिस्प्लेसमेंट मेथड आप हर केस में बेटा अप्लाई नहीं करोगे, इसलिए मैं यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। रिलेटिव मोशन वाला मेथड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि ये जो रॉड है ये डाउनवर्ड आ रही है a2 एक्सेलरेशन से, ये a1 एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब ये वेज इधर आएगी और ये रॉड इस पे स्लिप करती जाएगी, अगर मैं एक ऑब्जर्वर वेज पे बिठा दूं, ठीक है, तो ये रॉड की जो डिस्टेंस होगी कुछ अभी यहां पे दिख रही है आपको, थोड़ी देर बाद ये वेज यहां पे आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से मूव करते हुए इस तरह से वेज आ जाएगी। उस सिचुएशन में चूंकि वेज ट्रांसलेशन कर रही है तो हर पॉइंट, ये वाला पॉइंट इतना डिस्प्लेस होगा, ये वाला पॉइंट इतना डिस्प्लेस होगा, तो ये पर्सन भी यहां पे खड़ा होगा। अगर पर्सन में मान लू वेज के साथ साथ मूव कर रहा है, वेज के रिलेटिव में है, और रॉड जो होगी वो यहां आ चुकी होगी, रॉड यहां आ चुकी होगी, तो अगर मैं यहां पे इस वेज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखूंगा तो ये डिस्टेंस मुझे जो है ये कम होती हुई दिखाई पड़ेगी। ये देखिए डिस्टेंस इतनी बच रही है और ये जो डिस्टेंस थी अभी ज्यादा थी, है ना। तो इस ऑब्जर्वर को बच्चों ऐसा लगेगा कि ये रॉड इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे नीचे स्लिप करती हुई आ रही, मतलब अगर मैं कहूं कि इस रॉड का मोशन इस ऑब्जर्वर के रिलेटिव में कैसा होगा, तो इट विल बी डाउन द प्लेन, अलोंग द प्लेन। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ रॉड with respect to plane, ठीक है ना, this acceleration vector must be parallel to the plane
डाउन द प्लेन, ठीक है ना। तो अब मैं देख लेता हूं कि रिलेटिव एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। तो जैसे मैं रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या होता है, रॉड का एक्सेलेरेशन अगर मैं वेज के रिलेटिव में लिख रहा हूं तो मैं रॉड का एक्सेलेरेशन माइनस वेज का एक्सेलेरेशन लिख लूंगा, ठीक है ना। तो चलो यार मैं एक डायग्राम बना लेता हूं और दिखा देता हूं यहां पे। ये हमारे पास रॉड है बेटा, ठीक है, और रॉड के एक्सेलेरेशन में मुझे वेज का एक्सेलेरेशन घटाना है। तो रॉड का एक्सेलेरेशन वेक्टर यहां पे बना ले रहा हूं ताकि एंगल देखने में दिक्कत ना हो। ये है A2, ठीक है, दिस वेक्टर इज A2, और माइनस वेज का एक्सेलेरेशन हम लोगों ने A1 माना है, तो माइनस करेंगे तो रिवर्स होके पलट के आएगा ये वेक्टर A1। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ए रॉड माइनस ए वेज, उसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए दैट मस्ट बी अलोंग द वेज। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू वेज एंड दिस वेक्टर मस्ट बी अलोंग द प्लेन। अगर ये प्लेन के अलोंग होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा बेटा, ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो सिंपल टैन थीटा आप लगा सकते हो। ये वर्टिकल, ये A2 है अपॉन A1, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो A2 अपॉन A1। यहां से भी तुम एक सेम रिजल्ट बेटा कैलकुलेट कर सकते हो। इसे मेथड ऑफ रिलेटिव मोशन कहते हैं। इसका सिंपल लॉजिक ये है कि ये इस बॉडी का मोशन जब इस सरफेस पे होगा तो हमेशा सरफेस के अलोंग मोशन दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर सरफेस के अलोंग मोशन दिखाई पड़ेगा तो बस इस बॉडी का एक्सेलरेशन इसके रिलेटिव में लीजिए और उसकी डायरेक्शन जो होनी चाहिए प्लेन के अलोंग। इसके बाद आप बेसिक वेक्टर है, बेसिक मैथमेटिक्स है, वो आप लगाएंगे तो कैलकुलेट होके रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड भी है बट वो हम ज्यादातर प्रॉब्लम में यूज नहीं करते। या तो हम नॉर्मल कंस्ट्रेंट से ही सॉल्व कर लेंगे या फिर हम रिलेटिव मोशन वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं डिस्प्लेसमेंट मेथड अवॉइड कर रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व करनी हो, ठीक है, ये प्रॉब्लम अगर हमें पूरी तरह से सॉल्व करनी हो तो कैसे करेंगे, कौन कौन सी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी देख लो एक बार। सपोज मान लेते हैं इसका मास कैपिटल M है, इस रॉड का मास स्मॉल m है, ये दो फिक्स सपोर्ट हैं, इसका मास स्मॉल m है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है। ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, सारी सरफेस बच्चों फ्रिक्शनलेस है, और हमें सभी के एक्सेलरेशंस बताने हैं ग्राउंड के रिलेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कोई किसी भी न्यूटन्स लॉ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग जानते हैं कि उसका फ्री बॉडी डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम, पहले तो इसका एक्सेलरेशन हम जानते हैं A1 मान लिया, इसका एक्सेलरेशन A2 मान लिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप चाहे पहले बना लीजिए चाहे बाद में, एक रिलेशन ये होगा, हमें पता है एक इक्वेशन ये होगी, बिना इसके आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इस वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, वेज का फ्री बॉडी डायग्राम, तो वेज का एक वेट लगेगा, ग्राउंड से बच्चों एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और ये जो कांटेक्ट है यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर आप ये दो एंगल बनाएंगे तो यू विल फाइंड दैट दिस एंगल इज थीटा, ठीक है ना, ये एंगल थीटा होगा, आप सिंपल कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये बेटा ये नॉर्मल n है, तो ये वाला एंगल n cos थीटा होगा, ये वाला एंगल n sin थीटा होगा, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो A1 है। तो यहां पर मैं न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखता हूं। देखो एक वर्टिकल इक्वेशन बनेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है बेटा, तो एक इक्वेशन बनेगी R इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड लग रहा है, R अपवर्ड लग रहा है, प्लस n cos थीटा, ठीक है। एक तो ये बनेगी इक्वेशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं देखूं तो केवल एक n sin थीटा फोर्स लग रहा है, तो n sin थीटा इज इक्वल टू कैपिटल M A1। ऑल राइट, इस इक्वेशन की जरूरत तब पड़ेगी जब तक R ना पूछे, आप इस इक्वेशन को मत बनाइए बेटा, ठीक है। आपको सिर्फ तीन इक्वेशन चाहिए, एक नॉर्मल आपका वेरिएबल होगा A1 A2, तीन इक्वेशन, तो एक कंस्ट्रेंट बना लेंगे, एक इसके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनाएंगे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरी नजरों में, देख लो। इस रॉड पे ये जो नॉर्मल लगेगा, एक तो बच्चों इसका रिएक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो बिल्कुल एज इट इज कंपोनेंट हो जाएंगे। इसका अपोजिट होगा, तो ये वाला बेटा n cos थीटा होगा, ये वाला n sin थीटा होगा।
अब एक चीज देखने वाली है, दोनों के कांटेक्ट में है ये दोनों के, बट नॉर्मल सिर्फ एक पे लगेगा। ये भी एक यहां पर इस प्रॉब्लम में स्पेसिफिक बात है कि दो वॉल से दोनों से नॉर्मल नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि नॉर्मल तब लगता है जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में हो और पुश कर रही हो। अगर सिर्फ कांटेक्ट में है बट दे आर नॉट प्रेसिंग ईच अदर, देन देयर विल बी नो नॉर्मल रिएक्शन। तो आपको पता है कि इस रॉड को जो ये वाला नॉर्मल है जब ऐसे लगेगा तो इस नॉर्मल की वजह से ये रॉड इधर की तरफ आएगी, इस वाली वॉल को पुश करेगी, तो यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N1, बट देयर विल बी नो नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पर नॉर्मल बैलेंस कर दूं तो ये n sin थीटा विल बी इक्वल टू N1 इक्वल टू n sin थीटा। पर ये जो दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हम तभी यूज करेंगे जब हमसे वॉल पे नॉर्मल पूछे या ग्राउंड से नॉर्मल पूछे। तो इसके लिए अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन बनाऊं तो एक वेट और लग रहा है इसका, मैं ऐसे वेट दिखा देता हूं नीचे की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन A2 है। तो व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन? mg माइनस n cos थीटा इज इक्वल टू ma2। तो दीज आर मेनली थ्री इक्वेशन टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। वेज के लिए आप हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल न्यूटन्स लॉ लिखेंगे, और रॉड के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लिखेंगे और एक कंस्ट्रेंट मोशन लिखेंगे। अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता है तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये दो इक्वेशन आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए, इन दो इक्वेशन की आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बट अगर आपसे बॉडी के यहां पे अगर आपसे नॉर्मल रिएक्शन पूछा जाता है तो आप बेटा ये इक्वेशन यूज करिए, या अगर इसका वॉल के साथ नॉर्मल रिएक्शन पूछा जाता है तो आप ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं। दो बातें मेरी नजरों में इस प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट होती है जहां बच्चे गलती करते हैं। एक तो हाउ टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी मींस कांस्टेंट इक्वेशन, और दूसरा ये जो रॉड है इस पे एक वॉल से नॉर्मल नहीं लगेगा। ये दो अनकॉमन पॉइंट है इस प्रॉब्लम में जो आप ध्यान में दिमाग में रख सकते हो। जो कुछ प्रॉब्लम कंस्टेंट मोशन पे सेम कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक डायग्राम मैंने बना रखा है कि एक रॉड है जो दो फिक्स सपोर्ट के बीच में है, और ये इसका जो क्रॉस सेक्शन है इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां पे ये जो प्लेन है इसके साथ टच कर रहा है, और ये वेज हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ऑफ कोर्स ये दो सपोर्ट है, फिक्स्ड है, तो इसका मोशन इस डायरेक्शन में होगा। तो जब ये वेज आगे मूव करेगी तो ये रॉड हमारी इस तरह से आएगी। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि जो इसका मोशन होगा रॉड का वो इसके परपेंडिकुलर होगा इस केस में। ठीक है ना। चूंकि ये दोनों वॉल हैं, ये फिक्स सपोर्ट है, ये रिजिड है, और ये इधर उधर अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ इस डायरेक्शन में अलाउ कर सकते हैं। तो ये A2, अगर मुझे A1 A2 में रिलेशन लिखना हो तो देखो नॉर्मल कंस्टेंट से बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अब ये जो बेटा रॉड का एक्सेलरेशन है ये तो सरफेस के परपेंडिकुलर है ऑलरेडी। ठीक है। तो सरफेस के ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में ऑलरेडी A2। ये जो A1 है वेज का जो एक्सेलरेशन है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दिस एंगल इज थीटा। तो अगर मैं इसके दो कंपोनेंट करूं तो A1 sin थीटा, A1 cos थीटा, नॉर्मल डायरेक्शन में बराबर होना चाहिए। रिलेशन इज A1 इक्वल A2 इज इक्वल टू A1 sin थीटा। ठीक है ना। तो ये मेन रिलेशन आएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है। अगर आप चाहो तो न्यूटन्स लॉ लिख सकते हो, मासेस वगैरह दे सकता है फर्दर वैसे फ्री बॉडी डायग्राम बना के, लेकिन मेन जो पॉइंट, मेन जो इक्वेशन चाहिए वो कंस्टेंट मोशन है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये एक फिक्स्ड वॉल है, एक ट्राइंगल है, सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्री, एंड एक मैं इस पे क्वेश्चन थोड़ा अप्लाई करके दिखाता हूं क्वेश्चन। ठीक है ना। मान लेते हैं ये स्फीयर है, ऑल सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस, और ये जो हाइट है यहां से सपोज दिस हाइट इज 4r, इसका मास m है, इसका मास 3m है वेज का। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। ठीक है बेटा, ये हटा देता हूं, चलो ये हटा दिया मैं। एक कंप्लीट प्रॉब्लम कैसे मैकेनिक्स में कंस्टेंट मोशन यूज कर सकते हैं। तो आपसे कहेगा बताओ जब ये स्फीयर जस्ट कोलाइड करने वाला होगा ग्राउंड से, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे ये जरूरी नहीं कि इस पॉइंट को टच कर रहा हो, नहीं तो ज्योमेट्रिकली हम लोग गलत भी हो सकते हैं। कुछ ऐसा पॉइंट है, ये डिस्टेंस हमको गिवन नहीं। ठीक है। अब ये बात सही हो जाएगी, दिस एंगल इज 60 डिग्री।
तो जैसे बच्चों अगर हमसे ये बताना हो हमें कि जब ये स्फीयर कोलाइड करने ही वाला होगा ग्राउंड से तो इसकी स्पीड क्या हो, तो अब हमें पता है कि यार सबसे पहले तो ये देखो मोशन कैसा होगा, ये स्फीयर लगातार इसके कांटेक्ट में भी है और लगातार इसके कांटेक्ट में है, ये हमको गिवन है, ये हमको आप समझ लो कि प्रॉब्लम में गिवन है, या नहीं भी गिवन होगा तो इट इज अंडरस्टूड, यहां से बेटा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस तरह से, उसका एक कंपोनेंट आएगा जो स्फीयर को हमेशा उधर की तरह भी पुश करेगा, तो ये फिक्स्ड वॉल के हमेशा टच में रहेगा। तो अगर मैं किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे बात करूं, किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे ये फिक्स्ड वॉल है, जब स्फीयर यहां कहीं होगा तो इसकी वेलोसिटी अगर v1 है और इसकी वेलोसिटी अगर v2 है, पहली बात तो इसकी वेलोसिटी वर्टिकल होगी, देयर विल बी नो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि ये स्फीयर हमेशा इस वॉल के कांटेक्ट में रहने वाला है, ठीक है ना, हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, और ये वर्टिकल है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर देखोगे वॉल की वेलोसिटी 0 है, तो इधर हो नहीं सकती, इधर होगी तो वॉल से कांटेक्ट हट जाएगा, है ना। तो सबसे पहले v1 v2 में रिलेशन क्या है, तो ये चूंकि ट्रांसलेशन कर रहा है तो इसका हर पॉइंट v2 से जा रहा होगा, तो तुम देखो ये v2 से नीचे जा रहा होगा, इसकी जो भी वेलोसिटी होगी v2 डाउनवर्ड होगी और नॉर्मल डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए। तो यार सरफेस के परपेंडिकुलर अगर देखोगे तो सेम रिलेशन आएगा, अगर इफ दिस एंगल इज थीटा तो ये जो वेलोसिटी आएगी ये v1 sin थीटा आएगी, और ये v2 का अगर कंपोनेंट करोगे दिस एंगल विल बी थीटा, तो v2 cos थीटा आएगा, तो v1 sin थीटा सिमिलर रिलेशन आएगा इक्वल टू v2 cos थीटा। तो यहां से लिख सकते हो v2 इज इक्वल टू v1 tan थीटा, थीटा 60 डिग्री है, सो v2 इज इक्वल टू v1 √3, एक रिलेशन ये है बच्चों, ठीक है ना। अब अगर मैं प्रॉब्लम पूरी सॉल्व करना चाहूं तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जेई में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें जैसे सिर्फ कंस्टेंट मोशन पे आएगा इस बात के चांसेस बहुत कम है, मेंस में भले ही आ जाए, पर एडवांस वाले जब भी प्रॉब्लम पूछते हैं तो वो एक कंप्लीट प्रॉब्लम होगी जिसमें थोड़ा कंस्टेंट यूज हो रहा होगा, थोड़ा न्यूटन्स लॉ, थोड़ा एनर्जी भी यूज हो सकता है। तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन करूंगा, जब अभी इनिशियल एनर्जी लिख लेता हूं सिस्टम की, इन दोनों की टोटल एनर्जी, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं नहीं लिख रहा हूं, इसकी चेंज होगी। तो मैं मान लेता हूं सपोज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है इसकी u1, या स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी u स्फीयर, काइनेटिक एनर्जी दोनों की 0 है। फाइनली जब ये कोलाइड करने वाला होगा, ग्राउंड से टच करेगा, तो इसके सेंटर ऑफ मास अभी 4r हाइट पे है, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे जो सेंटर ऑफ मास होगा वो r हाइट पे होगा, r हाइट पे, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास 3r नीचे आया है। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने लिखी थी -mgh, तो -mg कितना हाइट नीचे आएगा 3r, ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना है। काइनेटिक एनर्जी दोनों की लिखूंगा 12 3m